you just go and fill in the survey जो हमने आपको दिया हुआ है, उस सर्वे को आप काइंडली फिल इन कर लें। और आज के हमारे जो ये वेबिनार है, ये हमने जिसे कहते हैं कि कोविड-19 जैसे आपको पता है कि हमारे उसके एक चल रहे हैं आजकल प्रॉब्लम। So the whole world is facing it. So we thought that we should create a series of webinar जिसमें हम ये असेस कर सकें कि कोविड-19 के जो भी इम्प्लीकेशंस हैं, जो भी असरात हैं बलूचिस्तान या पाकिस्तान के ऊपर, तो वो क्या हो सकते हैं। तो उस हवाले से अभी हम अपना आज पहला जिसे कहते हैं कि सीरीज कर रहे हैं वेबिनार की, जिसमें हमारे 2 स्पीकर्स हैं। एक हमारे स्पीकर जो हैं वो जनरल रिटायर समरे सालिक साहब हैं। समरे साहब जो हैं वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इसरा उनकी एक थिंक टैंक है, वहाँ पे उसके वो डीजी भी रहे हैं और फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वो उन्होंने वहाँ पे एज प्रेसिडेंट एनडीयू भी परफॉर्म किया है। और इसके अलावा जनरल साहब जो हैं वो एक राइटर भी हैं। उन्होंने रिसेंटली अपनी एक बुक भी लिखी है, और जो कि हमारे जो मुल्क में वॉर ऑन टेरर चल रहा है, इसके हवाले से उन्होंने वो लिखा है। उसके अलावा जनरल साहब जो हैं वो ब्लॉग्स भी रेगुलर लिखते हैं अपने। तो उनको हमने आज जिसे कहते हैं कि कहा है कि वो जिसे कहते हैं कि जो सोशल इश्यूज हो सकते हैं ये कोविड-19 की वजह से, तो उनके बारे में वो जिसे कहते हैं कि हमें एक ब्रीफ से पहले बोलेंगे। फिर जिस ऑडियंस का जो भी उनके क्वेश्चन होंगे ऑडियंस के, तो काइंडली मैं ऑडियंस को एक दफ़ा फिर से कह रहा हूँ कि वो अपने आप को थोड़ा-सा इक्विप कर लें। जो अटेंडी चैट है उसमें जाके जिसे कहते हैं कि वो कर लें। फिर उसके साथ बैकअप में हमारे साथ जिसे कहते हैं कि आमिर ज़फ़र दुरानी साहब इस्लामाबाद से उन्होंने जॉइन किया हुआ है। ही इज़ जिसे कहते हैं कि वन ऑफ द लीडिंग कंसल्टेंट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइट पे जो हैं। इनके अपने एक डू टैंक भी है जिसे हम थिंक टैंक कहते हैं। वो थोड़े थिंक टैंक से एक स्टेप फॉरवर्ड काम कर रहे हैं वो। तो वो भी हमारे साथ हैं। मे बी एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इफ वी नीड हिम टू चिप इन, तो वो भी हमारे साथ इसमें इंशाल्लाह चिप इन करेंगे व्हेन वी विल आस्क हिम टू डू सो। उसके अलावा हमारे जो दूसरे प्रेजेंटर हैं वो जिसे कहते हैं कि बैरिस्टर सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब हैं। और मक्सी साहब विल बी इंशाल्लाह जॉइनिंग अस सून। वो इस वक्त जल मक्सी में है, तो वहाँ पे उनके थोड़े से जो है कनेक्टिविटी का इशू उनको वो आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया था एंड ही सेड दैट आई विल बी जॉइनिंग यू शॉर्टली। तो हम उनके लिए वेट कर रहे हैं कि वो हमें अभी जिसे कहते हैं कि थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। और एक दफ़ा मैं फिर से अपने ऑडियंस में जो नए लोग आए हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, और उनसे मैं एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी ऑडियंस से कि काइंडली हमने जो एक सर्वे पोल जिसे कहते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द चैट हमने शेयर किया है, उसको मैं एक दफ़ा रीशेयर कर लेता हूँ ताकि चैट में शायद ऊपर जाने में आपको थोड़ा मसला हो। तो आप उसको अभी देख लें, और आप इस सर्वे को काइंडली अभी जिसे कहते हैं कि फिल इन कर लें। ये अभी फर्स्ट टाइम है कि हम जिसे कहते हैं कि वेबिनार करा रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वेबिनार में भी हमारा एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर कंडक्टिंग अ वेबिनार। और मेरे ख्याल से जो अटेंडी भी हैं मेजॉरिटी ऑफ देम जो कि हमारे इधर बलूचिस्तान से हैं, उनको भी मेरी तरह इतना पता नहीं होगा कि वेबिनार जो है वो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मैं भी खुद अभी सीख रहा हूँ, अभी इसको हम वो कर रहे हैं। तो आपको में भी थोड़े से इस वक्त पहला वेबिनार है, इसमें थोड़े से आपको शायद इश्यूज वो हो जाएं। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अभी एक सीरीज करनी है वेबिनार की, 4-5 हमारे वेबिनार होंगे। और फिर जिसे कहते हैं कि
जनरल साहब आप ऑनलाइन आ गए सर, कैन यू हेयर मी? I can hear you, but I think still you are not seeing me. No, sir. But sir, I think your voice can do it if you want to start with your presentation, because I think people can hear you. So Chale, we can do that. yes, yes, you're audible, clearly audible to us. So no, I want you to please start with your जनरल साहब, आपकी मैंने इंट्रोडक्शन पहले दे दी थी, ऑडियंस को मैंने आपके बारे में बता दिया, तो आप अगर खुद भी Hmm. अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, और वो जो आपने अपनी एक वो नाम क्या हुआ है बुक लिखी है, उसके बारे में भी थोड़ा बता के फिर आप शुरू कर दें, जो आपने अपने जो कोविड-19 के सोशल इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी के ऊपर, उसके ऊपर। तो जनरल साहब Chale. प्लीज। Thank you very much. I think this may be a blessing in disguise that you are not seeing me and you are only hearing me. तो आपकी तरह जो मैंने टेंट करवाई हुई है वो विजिबल नहीं है. जी सर। So first of all, I will like to thank you. I will like to thank your think tank for inviting me to वेलकम speak सर। on this opportunity. And it's a good initiative. I wish you the best of luck for the future. थैंक यू सर। So पर्सनली मैं ये बड़ा शॉर्टली मैं ये बताना चाहूँगा कि आई रिटायर्ड लास्ट ईयर इन अक्टूबर after completing 34 years of meritorious service. And out of that, I had a good experience in Waziristan for fighting terrorism, then in Peshawar. And particularly, I would like to mention that I served in Balochistan for 2 years, that is October 12 to October 14. That was the time once we were having lot many problems in Balochistan. So I conducted 2013 general elections in 17 districts of Balochistan. That is the southern districts. After that, we also conducted local bodies elections. And there was an unfortunate earthquake in Avaran in यस। September 2013. So all those things are at the back of my mind as my personal experience once I deliver my talk. ऑलराइट। So with the basic purpose of contributing towards our recording of our effort against terrorism, I also wrote a book which is titled as Fighting Shadows. And the purpose of the book was to eulogize Pakistan Army's and Pakistani nation's efforts to fight this menace of terrorism, which has taken us almost 15 years to quell. Now, with that, coming to uh, my views on today's subject, that is social impact of COVID on particularly on Balochistan. So I would say that this pandemic, COVID, like any pandemic, is more challenging and daunting for poor countries, and Pakistan is amongst one of those countries. Uh, One third of our population lives below poverty line, and we rank 150 out of 189 in the latest United Nations HDI report, Human Development Index report. If I talk of Balochistan, we all know that as far as growth and development is concerned, Balochistan is unfortunately lacking behind. And once I was serving in Quetta, I used to tell my commanders that, in my view, Quetta as a provincial capital is lagging behind other provincial capitals by minimum 20 to 30 years. So I have a personal experience of Balochistan. I've already mentioned that conducted elections in 17 of districts which were highly sensitive, and also had the experience of earthquake relief works during Avaran earthquake. As far as the COVID-19 is concerned, I'm very hopeful this will also pass. But इंशाल्लाह। inshallah, we have to brace ourselves for the post-pandemic ill effects, and those are of serious concern.
Yes. Balochistan, which already has social inequalities, is makes Balochistan more vulnerable. I would like to say that this COVID-19 has befallen upon us in an environment, global environment, where globalization is at its peak, where we were unprecedentedly interconnected, interdependent, and communicative. And as far as globalization is concerned, it warranted interaction, traveling, communication, integration. Now, all these things, they had turned the globe into a global village. The word is being called as global village. And to top it all, we also have age of social media. Now, in this environment, I shall first speak about the social impact. And I would say that the most important thing which is going to be affected by COVID-19 is the human psychology, and which is the bedrock of any problem, social problem that we might face. Now, as I've already said, that the world is a global village, interconnected and interdependent, communicative. Now, because of the COVID-19, social interactions are ceased. The global village has converted into small dwellings or households. Everybody is confined into his own house. And because of that, there is a growing sense of fear, suspicion, panic, and irrationality. This is a vicious cycle. Once we are rattled by the question, am I safe? So the danger is invisible, incalculable. We are only seeing the results. The fear gets more and more intense, and it turns into terror or dread. The questions like, could I die? Will I die? Will my dear ones die? They haunt us all the time. And human beings have an evolutionary survival orientation. We want to survive in the worst of times, and that is our first response in any situation. Now, for that reason, the fear gets converted into suspicion. We start suspecting every sort of cough, every sort of sneeze, every sort of fever, breathing problems. They cause further fear, and we start suspecting uh, the communicable items that are around us, and we want to be as safe as possible. The essential positivity which is required in these type of environment is replaced by fear and suspicion. Now, it's a human tendency that we want to share our feelings. So we start sharing our feelings with others. And as I've said earlier, that all kind of connectedness has ceased less social media. The social media is further compounding the problem because that is the only mean which is available to us to share our feelings with each other. Now, psychologically, we are so low that any bizarre thing which is mentioned to us, we tend to believe that. Now, for example, today I saw a message circulating on social media that from 4th of May till 18th of May, do not go out. Although Yes, I also saw that. I didn't see any scientific reason for that, anything, but I think these messages they scare people who are already scared. But that is what is happening. If I talk of Balochistan, there are certain positives, there are certain negatives. I've already said that there are existing social inequalities which are going to further exacerbate. However, Balochistan is 62% rural area, rural part of Balochistan. Now, since this problem is more aggravated in cities, and there are lesser number of large cities in Balochistan, but still, I would say that the rural areas, they also draw their livelihood from cities. Maybe that is the reason that so far, Alhamdulillah, Balochistan is not the proportions are not that alarming. I was seeing yesterday that the total number of cases is something like over 1,400. I hope and pray that these do not turn it more bad.
But this is something which is I think in a way positive, that the greater amount of rural areas is having lesser problem of COVID-19. Now, particularly coming to ill effects, we are going to see, I will just enumerate them. First is economic impact. Of course, the whole country is undergoing economic crisis. We were still struggling out of economic problems, and we may be knowing that the exports have dropped by almost 45%, whereas imports have dropped by 5%. So the trade deficit gap is further increasing. So this is going to impact everybody, every person of the country, and the impact may be more serious as far as Balochistan is concerned. There are going to be financial insecurities. The businesses are going to be decreased. It is being said that smaller and medium businesses are going to get the maximum of brunt. Trade is going to cease, which is very common thing in Balochistan. Price gouging, then unemployment. Overall, in the world, there are likely to be 195 million jobs which will be lost. Food shortages is likelihood because of panic buying. Restaurant sector is going to be worst affected. There is going to be psychological impact on every human being, domestic violence, and educational impact. Now, my friend Amir Zafar Durrani is also here. Thanks to them for laying out PIDE ebook. Now, just quoting from that book, poverty level is likely to increase, and vulnerably employed people are the reduction is going to be something like 56%. Poverty is going to rise, and the figures in Pakistan may be something like 125 billion people going below poverty line. Now, having said that, towards the end, I would like to say that my personal experience says that people of Balochistan are dynamic and resilient. Once I was working in Avaran during earthquake relief works, once I would like to sympathize with the people for this calamity. They were so bold and they were so courageous to say that all is from Almighty Allah. And I used to say that if unfortunately such type of earthquake had come in Lahore, the whole world would have heard the cries and talking foul. But what I noticed, those people, they were very contented, and even in those adverse environments, they were very peaceful. Balochistan undoubtedly is least privileged, but let me assure you, people of Balochistan are going to perform the best as far as this pandemic is concerned. Another particular issue that I would like to mention, which is particular to Balochistan, is Shia Sunni discord. Since this problem has cropped out of Taptan area, now because of that reason, there may be a feeling that this problem has been brought into Pakistan by the Shia community. So there will be a requirement of our leadership to play a positive role and convince people that it is all from Almighty Allah and it is not a particular community which is spreading this problem. Positives are that the proportions in Pakistan are not that alarming so far. One can only hope and pray that these do not get worse. Maximum deaths that we have experienced in 24 hours is 38. That was of yesterday. Otherwise, you know what is happening with America and what is happening with the developed world. I only pray and hope that it doesn't get worse. I've already said that pandemics often create inequalities and they exacerbate existing inequalities. So prevailing problems of Balochistan are going to further get aggravated. Now, with that, I thank you very much, and we are open for discussion. Thank you, sir. It was a very precise and to the point presentation by you. First of all, I would like to welcome our second presenter, Saifullah Maksi Saab. And Saif, you have heard General Saab, and now I would like you to comment on his presentation, and then you go on with your presentation, and after that
we will take questions from the audience, and we will also take a brief feedback from Durrani Saab. Saif? Thank you, Dr. Saab, and thank you for inviting me here. Sorry for the slight delay. I was having some connectivity issues. I'm in rural Balochistan right now, so we have some internet problems there. No, I'm really happy, and I thank you a lot for joining me even after No, I all try. these Yeah, problems. it's good to be here, and I'm glad to be online here with all of you. And I just to take the snippet from what General Saab said at the very end. The problems already prevailing will more than likely get aggravated, and the inequities or the inequalities that are already there will rise to the surface during the pandemic. Um, and pandemics are like that. That's the history of the pandemics. If you look at I was going through some historical data earlier, and when the Spanish flu occurred at the beginning of the 20th century, like 1918, 1718, during World War One. And if you look at records from the British government in British Balochistan at the time, there were two waves. The first wave was slightly less ineffective than the second one, which came in autumn, in September and October. And according to data at the time, in part in British Balochistan, which comprised of what is today the northern parts of Balochistan, which are majority Pashtun areas, then Quetta and Chaghi, and the Sibi area of Balochistan. So within September and October, they recorded about 30,000 deaths due to Spanish flu. So yes, we are at a level right now with this pandemic where the death rate is very low, and General Saab is right. We have I think the highest jump that we had was yesterday in the number of deaths in any one day was 34. Balochistan has seen an increase in the number of positive cases, and that trend is increasing right now rather than decreasing, which is a worrisome sign. We've got three new districts, I think Pishin and Bela, and one more, I think with Avaran, I think, it's down there, it's Las Bela, and they've recorded their first cases now also. So we had about 17 or 16 districts which had corona positive cases, and the rest of the districts still till yesterday were corona free up till now, according to the data that we have. And taking from all the political implications that you wanted me to talk about are directly linked to the social implications of COVID-19. Yes. It is going to they're directly correlated to each other. So depends on how the social conditions set forth the agenda for the political implications that the current government will have. I mean, I was having discussions last week when I was in Quetta with some very high government officials, including the chief executive, and this did come under discussion. And I just wanted to get a response to see what they feel about their position right now, because what happens is when things go from bad to worse, economically, poverty-wise, socio-economic conditions, strains on ethnic relations, maybe the way General Saab discussed, maybe that should be of grave concern, considering the ground realities that we have, and the sort of ethnicity problems or the provincialism that is rife. One province blaming the other, or the other province blaming the other when things go bad. So what happens is in politics, it's usually the top slot or the people who are in charge or who are at least seemingly in charge or viewed by the public as being in charge are the ones who are going to be the first target of anger or dissatisfaction or disappointment. So yes, I mean, the worst things will go with COVID-19 and its social impact, the worse it will be for those who are in charge in a political sense in the coming years.
So that is why I think stopping the spread or flattening the curve or managing public health services, and at the same time trying to manage the economy in at least the least worst way possible that you can. I mean, it's a tough situation for the government. I don't really blame anybody right now. It is a tough situation. We have serious issues with our public healthcare system. It was already very fragile before COVID-19 or the coronavirus came in, and it is going to be tested to its limits. And let's hope it does not break under the strain of this. And that is, I think, government needs to focus. So at the same time, increasing the capacity of your public healthcare system, which is not very easy. I mean, you have to do makeshift. You have to makeshift whatever you have and the resources that you have, and at the same time trying to increase it over the coming couple of years. At the same time, trying to manage it. So managing, I think that's why a lot of countries went for the lockdown, was in order to manage the spread. I mean, they've had varying degrees of success, and the varying degrees of success will have direct implications on the political future of those who are in the driving seat in those countries. And similarly, we are going to see that here in Pakistan. I mean, the government or the healthcare system that we have here is already very stretched. But let me tell you this: I mean, in the wake of all the philanthropy and all the charity that is being done here, which is very commendable, and we're ranked very highly amongst, especially as a developing nation and not as a completely developed nation. We're still closing in on almost 1% of GDP, as that's the amount people do give out in charity, and that's comparable to the most developed nations in the world, and that is very good. But getting it and targeting it to the most vulnerable communities is a problem because of a lack of accurate data. I was discussing this with the government of Balochistan last week only, and one of my uh, opinions was to use, the teams that we already have for the polio eradication program. Now, that is one solution I came up with. I said, well, they've been working here for more than a decade now. They know each and every union council with the back of their hand. Their staff is experienced. They're already being paid out of government money or out of donor money that we have for these kinds of programs. I think you can use that staff. You can use the human resource that you already have. With this polio eradication program, and use that to target vulnerable communities where you can, send rations, provide support medically also, and also in time to, trace the impact of the virus. So that's one area which I think the government, at least here in Balochistan, had left out, and I think that's where they should focus on, so that they have accurate data, they have a team of who does the job, and that's the quickest way of going there and trying to at least allay some of the conditions that are prevailing right now. So yes, it's a tough spot politically. I mean, the current dispensation, whoever that might be, will have to take the force of whatever this pandemic causes, both politically and socially. So thank you, Sadat. I think I wanted to end there so we can then start off on a discussion or maybe some questions and answers. Thank you, sir. Thank you, sir. It was a very brief and comprehensive presentation by Barrister Saab. And first, I would like to ask a question from Saif, and then after that, I'll ask Durrani Saab to give his feedback. Meanwhile, I will also urge the audience to please send me their questions if they need to ask any question from
Saifullah or Samre Saab, so they can send me in. So my basic question to you is, Saifullah, that as you know that Balochistan is very fragile in context of governance, कि हमने जब गवर्नेंस करनी होती है या हमने जब डिसीजंस लेने होते हैं तो उसमें हमारी वो कैपेसिटी नहीं है डिसीजन लेने की जो कि होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो आपके ख्याल से हमारी जो गवर्नमेंट है, हाउ कैन आवर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इम्प्रूव देयर गवर्नेंस इशू इन दीज टफ सिचुएशंस? देखें, ऑलरेडी गवर्नेंस के इश्यूज प्रिवेलिंग हैं, तो वही बात हो जाएगी कि इन द करंट सिचुएशन या तो वो उसके जो वर्सनिंग इफेक्ट्स हैं वो आपको और ज्यादा ग्लेयरिंगली नजर आने लग जाएंगे, या फिर उन गैप्स को क्लोज करने के लिए गवर्नमेंट का तो फिर ये काम चीफ एग्जीक्यूटिव और उनकी जो कोर टीम होती है उनका होता है कि वो किस तरह इन गैप्स को क्लोज करते हैं और यू राइज when things are bad. So that is for us to see now in the coming weeks and months and during this pandemic. मसला आई थिंक ज्यादा विल का नहीं होता। आई थिंक हम सब पाकिस्तानी हैं, सबको, और स्पेशली दोज हु आर रिस्पांसिबल, हु आर इन पोजीशंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, हु हैव टू शोल्डर दीज रिस्पांसिबिलिटीज एंड टू फेस द पब्लिक, उनको ज्यादा ये आई थिंक एहसास होता है कि उनको जल्द से जल्द सोल्यूशंस ढूंढने हैं और मेक श्योर करना है कि वो सोल्यूशंस जो हैं वो टारगेटेड हों, वो वही चीज प्रोवाइड करें जिनके लिए उन सोल्यूशंस को डिवाइस किया गया है। तो किसी की इंटेंशन या किसी की विल पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज आई एम श्योर वो 100% होगा, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग होगा। प्रॉब्लम हो जाता है विद द ह्यूमन रिसोर्स, विद द गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक्चुअली दैट वी हैव, which is very slow. The bureaucratic red tapes that we have in getting things done, that is very slow. The interventions that usually occur जब governance के issues आते हैं, multiple power sectors, हाँ हमारे पास बलूचिस्तान में एक यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक है अभी तक। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अभी तक जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अगर थे तो वो रहे नहीं है स्ट्रॉन्ग। बलूचिस्तान में काफी छोटा है इलेक्टोरली, पॉलिटिकली स्पीकिंग, तो उसकी वजह से थोड़ा नजरअंदाज भी होता है एट टाइम, या वो अपनी ओपिनियन वॉइस नहीं कर सकता उस जोर से जिस जोर से सिंध या केपीके कर सकते हैं या पंजाब का सूबा कर सकता है। ये अच्छा सैफुल्लाह, सॉरी टू कट यू, वो हमारे एक ऑडियंस में से जिसे कहते हैं इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया, कायनात सैफ, तो शी इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि जी एज यू हैव बीन इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, तो उनकी कोई मतलब फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपकी उनसे कोई डिस्कशन हुई है या उनके कोई स्ट्रेटजीज हैं अभी उनके माइंड में, हाउ टू मतलब पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए? नहीं, जस्ट टू बी ऑनेस्ट मेरी कोई इतनी ज्यादा इंटरेक्शंस नहीं हुई हैं, अपने लेवल पे हुई हैं, मतलब प्राइवेट लेवल, नॉट रियली एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। अभी तो आई थिंक पोस्ट कोविड का शायद इतना नहीं सोच रहे होंगे जितना एट द मोमेंट एट प्रेजेंट कोविड को का स्प्रेड रोकने के लिए और जो फिलहाल रिसोर्सेज हैं उनको बरूकार लाने के लिए ज्यादा कोशिशें हो रही हैं। बलूचिस्तान में एक चीज मैं वाजे कर दूं कि यहाँ दो मेजर सोर्सेज हैं इकोनॉमी को चलाने के। एक गवर्नमेंट खुद है, बहुत बड़ी सोर्स गवर्नमेंट खुद है। छोटा सूबा है, यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, फैक्ट्रीज बहुत कम हैं, उनमें एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो इतना ज्यादा रोल अदा नहीं करते होंगे, बट बहुत मिनिमम है। दूसरा, यहाँ लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग बहुत मेजर सोर्सेज हैं, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, या आप उसको इन क्रूड वर्ड स्मगलिंग कह सकते हैं,
ये मेजर सोर्सेज हैं ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएशन, या जो भी आप कह लें, मतलब इकोनॉमी के मेन सोर्सेज जो यहाँ हैं वो यही हैं। तो जी जी आई थिंक इस सिचुएशन में जो मेरी तजवीज़ होगी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को, यही होगी कि दे शुड voice these opinions to the federal government. We depend largely on the federal government for our budget, especially in Balochistan. Although even after the 18th Amendment and NFC, because हमारा revenue base बहुत छोटा है बलोचिस्तान का, रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास वो बहुत महदूद हैं और कम हैं, तो ज़्यादा हम फेडरल ग्रांट्स और इन चीज़ों पर रिलाई करते हैं। I think PSDP को rather than decrease करना, public sector development spending को increase करें, government being the spender of the last resort, the lender of the last resort, the provider of employment of the last resort, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट बलूचिस्तान को स्पेशली अपनी पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग को और मजीद बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। उस पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग में सोशल सेफ्टी नेट्स को लाना चाहिए ताकि हम कुशन कर सकें the harsh impacts of the harsh economic impacts। एंड साथ में साथ ये है कि अपनी जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर इंक्रीजेज हैं या अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट है उसको बेहतर करने के लिए जाहिर है गवर्नमेंट ही स्पेंडिंग बढ़ाएगी। एग्जैक्टली। जनरल साहब आप अगर अपने माइक को अनम्यूट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। जी अवेलेबल प्लीज। जी ये हमारे ऑडियंस में से क्वेटा से ही हैं, बाराम बलोच हैं, ये खुद भी जर्नलिज्म के प्रोफेशन से। इनका क्वेश्चन आपसे है कि कोविड-19 को अभी तक लोग सीरियसली क्यों नहीं ले रहे पाकिस्तान के अंदर, और वो किस तरीके से इसको सीरियसली ले सकते हैं, हम क्या ऐसा करें? जी जनरल साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे मेरी सलाम दुआ नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच। जी वालेकुम सलाम जैन साहब, बिल्कुल सॉरी फॉर द स्लाइट डिले। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आई वुड से दैट सम टाइम जो हमारा फेथ है, फेथ इज दैट जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती। ये कभी तो हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है और कभी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। I have seen in my experience of army also that our soldiers are generally we are very casual in our behavior and conduct. हम लोग जब सेशन में थे in young age, we would notice कि Indian soldiers would always move in the darkness, और सुबह जब हम उनके ट्रैक्स नजर आते थे बर्फ के ऊपर, whereas our soldiers would move freely during day, making them accessible। तो ये जो फेथ है ये इन अ वे पॉजिटिव भी है, इन अ वे इट बिकम्स वीकनेस आल्सो बिकॉज वी शाई अवे फ्रॉम टेकिंग एडिक्वेट मेजर्स। वो कहते हैं कि कीप द पाउडर ड्राई एंड देन ट्रस्ट इन अल्लाह। अगर वो पाउडर ड्राई नहीं होगा तो गन वोंट फंक्शन। तो हमारा एक नेशनल साइकी है कि हम चीज़ों को कैजुअली लेते हैं। इट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। What we can do is that we can make people aware as much as possible। अभी पिछले दिनों मुझे एक इंसिडेंट का पता चला जो मेरे एक नेबरिंग विलेज में हुआ। A young man, he came from Spain and he was suffering from this problem, so he locked himself in his room। Now this is a very very strange behavior, that he thought that if I declare, they will take me along and they quarantine and those kind of things, and the poor chap lost his life। So ये एक हमारी एक टेंडेंसी है। I would say that only what we can do is that through social media, through other means of communication, we can educate our people that this is a real problem and we cannot shy away from it। Thank you। थैंक यू सर। अच्छा दुरानी साहब, ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऑडियंस से आया हमारे पास, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने माइक को ऑन करें और आप पहले इस क्वेश्चन का, जिसे कहते हैं कि आंसर दें, और फिर जो आपने फीडबैक देनी है आप वो दे दें। तो दुरानी साहब प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड यस, गुड। अच्छा दुरानी साहब, ये क्वेश्चन हमारे ऑडियंस में से है, अब्दुल रहमान है, ही इज अ स्टूडेंट हिमसेल्फ, और
उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ विल द इकोनॉमी रिकवर वंस द पेंडेमिक इज ओवर, कंसिडरिंग आवर इकोनॉमी वाज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग बिफोर द पेंडेमिक. सो दुरानी साहब, प्लीज. Well, thank you very much. आपका चूंकि I can see that most of the audience is local, so अगर उर्दू इंग्लिश ही रखें तो बेहतर रहेगा बजाय इसके कि मैं प्योरली इंग्लिश में जवाब दूं. लेकिन आपकी इजाजत से. अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये सवाल एक्चुअली परसों पीटीवी में मुझे आया था, और इसमें ये मैंने सिंपल बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह मक्सी साहब ने बोला, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ बलूचिस्तान. और उन्होंने बड़े मजे की दो बातें जिस पर मैं कमेंट दूंगा. तो इन साहब का पहला जवाब तो ये है कि देखिए, इकोनॉमी की अगर आप मैक्रो इंडिकेटर्स देखें तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पिछले 3 महीने में ठीक होने की तरफ जा रहा है. तो वो जो कहना कि दिगर को हालत थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ दीज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर्क. If you realistically pick it up right now, inflation is down, your fiscal balance is looking great. The only hit that your currency is appreciating. We had thought this would hit 200 plus. It's not gone anywhere. Real exchange rate anticipated is about 150 to 165. So, the loans are being deferred. So basically the challenge right now, there are only two challenges अगर आप देखें. तो पहला चैलेंज तो ये है कि आपने रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करना है. उस पर थोड़ा सा मक्सी साहब ने अलूड किया था, बट आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट कि हमने जो पेट्रोल प्राइसेस गिरी हैं, इन पेट्रोल प्राइसेस के गिरने की वजह से हमें बहुत बड़ा बफर मिला है. अब इस पे कल एक साहब ने मुझे टीवी में पूछा, वो PMLN के थे, कोई बड़े बुजुर्ग साइंसदान और आलिम दीन टाइप आदमी थे. वो कहते हैं कि जी हमें पेट्रोल जो है वो मनफी पे चला गया था, आप 20 रुपए पे कर दें. देखिए, पेट्रोल जो होता है उस पर टैक्सेशन, खैर एनीवेज मैं उसकी सारी लॉजिक पे नहीं जाता, लेकिन हुकूमत आई थिंक मेरे ख्याल में बाय एंड लार्ज सही चीजें कर रही है, क्योंकि हुकूमत में वही लोग बैठे हैं जो पहली हुकूमत में बैठे होते. यही हफीज शेख साहब हैं जो पहले हमारे साथ PMPPP गवर्नमेंट में थे, उससे पहले मुशर्रफ की गवर्नमेंट. तो मैं ये नहीं कह सकता कि हुकूमत PTI का फैसला हो रहा है. आई थिंक बाय एंड लार्ज एक अच्छा फैसला हो रहा है कि जिससे पाकिस्तान को लेकर चले. तो हमारे पास वो हिट कमी आ गई. अच्छा, अब जो आ जाती है कि हमारा रेवेन्यू जो कम हो रहा है क्योंकि इनकम टैक्स कम इकट्ठा होगा बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन, तो वो हम थोड़ा बहुत मेकअप करेंगे इससे, और कुछ अपने टैक्सेस से और कुछ एक्साइज पेट्रोल से, तो वो सेस हमें मेकअप कर देगा. अब हम आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो बिल्कुल एक फर्क चीज है इकोनॉमिकली, जिसपे मेरा जाती ख्याल है कि मैंने अभी तक काफी इस पे बात नहीं की, और इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से हम इस पे एक सेमिनार करेंगे कि बेसिकली पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3.3 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, राइट. ये स्मॉल ज्यादा है, इनमें हम बात कर रहे हैं 6 से लेके 15 लोग जिनके अंदर काम करते हैं. तकरीबन 60 से 70 मिलियन बंदा पाकिस्तान का लोग जो है इसमें रोजी कमाते हैं. और ये वो तबका है जिसको हम कहेंगे कि पॉवर्टी के जरा टॉप से लेके तो लोअर मिडिल इनकम तक, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पिस रहा है इस इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से. तो बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह मक्सी साहब ने पहले ही कह दिया कि हमारे दो काम हैं, या तो हुकूमत एम्प्लॉयमेंट देती है, या हम स्मगलिंग करते हैं, या हम उसको बड़े अच्छे अल्फाज में कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड. मेरा खुद चूंकि 4 साल पैदल चला हूँ बलूचिस्तान में 91 से 94 तक, और मैं अकबर साहब का मेहमान भी रह चुका हूँ झल में, तो और जुल्फकार भाई को भी अच्छी तरह जानता हूँ, खालिद भाई को. तो मैंने ये देखा है कि वहां पर जो दूसरी चीज हमें करने वाली है वो ये है कि ये इस इकोनॉमी को चलाने के लिए दो चीजें. नंबर 1, आई थिंक अब टाइम आ गया कि बलूचिस्तान जहां 12 से 13 मिलियन लोग हैं, हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करें. हम हुकूमत की मुलाजमत की बात ना करें, हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करें. मैंने एक कैलकुलेशन की थी कि जितना हम NFC में देते हैं बलूचिस्तान को, उसका नेट इम्पैक्ट, यानी हम 9% तकरीबन ऑन एवरेज देते हैं पाकिस्तान की टोटल कलेक्शन का बलूचिस्तान को. उसका नेट इम्पैक्ट ये है कि इस वक्त अगर आप सोशल आउटकम्स पे गौर करें तो बलूचिस्तान इज द in terms of area it has the most lag, but still is actually better developed than Sindh. It just came as a huge surprise to me in terms of quality of life. आप लोग मानेंगे नहीं, लेकिन this is really the reality of what is going on. तो हमें क्या करना है? नंबर 1 ये है कि हम सोचें कि ये जो 9% आ रहा है, बजाय इसको कि हम और नौकरियों में इजाफा करें, हम सारों को, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बेस्ट स्कीम, हम ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पे मे बी अगले 2 साल ये कनाडा में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, और इससे हमने देखा है कि बहुत एफिशिएंसी आती है, और इससे ऊंच नीच और तफरका और पॉलिटिकल डिवाइड्स के किसी को मिला नहीं मिला वो बहुत जरूरी होगा. अब जब आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे हर बलोची को, तो फिर देखना यह है कि उससे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे जन्म लेती है, क्योंकि जैसे सही तरह कहा गया कि पहले अभी बलूचिस्तान में स्मॉल मीडियम बिजनेस नहीं है, लेकिन हमने देखना ये आगे कि हम बलूचिस्तान को ऑल्टरनेट थिंकिंग करनी है,
क्योंकि बलूचिस्तान का एक अलमिया ये भी रहा है कि बलूचिस्तान में जितने थिंकर्स डाले जाते थे वो सारे थिंकर्स वो लोग हैं जो कि आते हैं बाकी सूबों से और आके बलूचिस्तान के लिए सोचते हैं। बलूचिस्तान के लिए सोचना कि यहाँ ऑरेंज मेट्रो ट्रेन होगी, यहाँ ये होगा, यहाँ फलाना होगा, ये बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान स्मगलिंग कहा जाता है, दिस इज ट्रांजिट ट्रेड। यही जो चीज हम जिसको कहते हैं कि बलूचिस्तान में चंद बड़े खूबसूरत मकाम है, बलूचिस्तान इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, क्योंकि जहां पाकिस्तान की बाकी सॉइल्स डिसरप्ट हो रही हैं वहां पे हम ये हमारे लिए मौका है। तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये सवाल जो पूछा गया है उसका जवाब जो है उसमें थोड़ी इनोवेशन की जरूरत है। तो आगे अगर जब आप मौका देंगे तो मैं जल्दी से आपको अपने 6 पॉइंट्स जो है जल्दी से बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। मैं आपको अभी मौका देता हूँ। अभी मक्सी साहब के लिए, जिसे कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस से, ये भी स्टूडेंट हैं, अनम खैर इनका नाम है, और इन्होंने आपसे क्वेश्चन किया बैरिस्टर साहब कि ये कोविड-19 जो है ये पॉलिटिसाइज होने की तरफ जा रहे हैं, हमें नजर आ रहा है दैट इट इज बीइंग पॉलिटिसाइज। जिस तरीके से क्लैश हम देख रहे हैं सिंध गवर्नमेंट और सेंटर के दरमियान, तो ये इसको हम किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं कि ये इशू जिसे कहते हैं कि ये पॉलिटिसाइज नहीं हो ज्यादा? हाँ, इट्स अनफॉर्चुनेट। वो सही उन्होंने कहा है कि पॉलिटिसाइज तो थोड़ा बहुत हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था, बट आई थिंक अगेन दोबारा हम उसी बात पे आ जाते हैं कि जो क्रैक्स ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद थे वो थोड़े ज्यादा आपको वाज़ेह तौर पे नजर आने लग जाएंगे। तो चूंकि 3 सूबों में फेडरल गवर्नमेंट और जो 3 सूबे हैं पंजाब, केपीके एंड इवन बलूचिस्तान दो कोalition में है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको फर्क आएगा। सिंध क्योंकि एक और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और जी जी उनका शायद अप्रोच थोड़ा फर्क होगा इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डील विद दिस पेंडेमिक, या शायद कोई अनफॉर्चुनेटली कोई कंपटीशन better at tackling with this very dire situation जो हमारे सामने है। तो उस कंपटीशन की आड़ में कोई गलत फैसले या जल्द गवर्नमेंट है थोड़ा उनको इंक्लूसिव अप्रोच ज्यादा लेना और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए उनको सिंध को ऑन बोर्ड ले लें, और जो तजावीज हैं कोशिश तो एटलीस्ट ये करेंगे आवाम के सामने एक यकमुश्त फैसला करें या यकमुश्त होकर बज़ाहिर एटलीस्ट नजर आए। बिकॉज जब मिक्स्ड मैसेजेस जाते हैं पब्लिक में उसकी वजह से आपको काफी सीरियस इश्यूज का सामना होता है। अब सिंध गवर्नमेंट जिस तरह कहती रही है कि जी हमने लॉकडाउन का फैसला किया, हमने लॉकडाउन में सख्ती की कोशिश की, लेकिन बिकॉज ऑफ मिक्स्ड मैसेजेस फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट और फ्रॉम कैबिनेट और इवन प्राइम सेल्फ अनफॉर्चुनेटली कि लोगों ने उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट खुद नहीं किया, सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन जैसे होती है। On the other hand, I understand the pressures that are being felt by the federal government in terms of, the economic situation. के हिट मतलब पुअर को तो चलें, जब वो हिट करता है पुअर के ऑलरेडी कुछ मैकेनिज्म्स आपने बनाए हुए हैं ना, जिस तरह BISP है या कोई आपका खास प्रोग्राम है या फिलैंथ्रोपी के प्राइवेट फिलैंथ्रोपी के थ्रू ये सारी चीजें आप किसी तरीके से मैनेज कर दें, या जो बिल्कुल ही पुअर होते हैं वो आके मांग लेते हैं। तो जिस तबके की दुरानी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से ऊपर है और लोअर मिडिल क्लास से नीचे है, दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज द मोस्ट पिसा हुआ तबका। इनको जो सोशल इम्पैक्ट है और द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दिस वायरस, आई थिंक दे विल बी द हार्डेस्ट हिट, बिकॉज वन उनकी अपनी सस्टेनेबिलिटी बहुत लो है। दे डोंट हैव सेविंग्स, उनकी कोई नेट सेविंग्स नहीं है, उनके पास कोई कुशन नहीं है। दे डोंट कम अंडर द पॉवर्टी प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है जहाँ गवर्नमेंट से उनको हेल्प मिले। ना वो उस तरह के लोग हैं, सफेद पोस्ट टाइप लोग हैं जो जाके सिवाय शायद थोड़ा बहुत
मदद अगर ले तो ले, वो कतराते हैं, आप ऐसे जी। समझ लें। और ये सेगमेंट है जिनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, और यही सेगमेंट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में आपकी बड़ी मदद कर सकता है अगर इसको नॉट ओनली ड्यूरिंग pandemic, I mean, I'm taking it from Durrani साहब, not only during the pandemic but generally otherwise हमने बहुत कम तवज्जो दी है इस तबके को, जिसको अगर हम माइक्रो लोन्स की सूरत में, या जैसे दुरानी साहब ने बलोचिस्तान के लिए बड़ी अच्छी तजवीज दी है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तजवीज हो, विच इज अक्रॉस द बोर्ड, विच गोज टू एवरीबडी, so there is no politics involved in it, there is very less chances of nepotism और corruption being involved। अगर जब यूनिवर्सल हो जाता है तो सबको ही मिलना है, whoever is in बलोचिस्तान। जी। बड़ा अच्छी तजवीज है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मतलब otherwise also just not only in Balochistan but generally in other parts of the country, in terms of micro loans, in terms of soft loans to these smaller businesses who can generate employment very quickly, who can generate money very quickly, इसको बिल्कुल देखना चाहिए कि इसको हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज नाउ कि हम इस पेंडेमिक में है, तो इसमें से हमने अपने सॉल्यूशंस के थ्रू अपॉर्चुनिटीज को भी देखना है कि किस तरह की किस सेक्टर में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ग्लेयरिंग अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही है, तो अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ जो रिसोर्सेज नहीं देते रहे हैं इतने पिछले 70 सालों से, तो गवर्नमेंट्स को चाहिए, गवर्नमेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं who make policy in this country, कि हम अपनी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, मुझे लगता है सैफ के थोड़े से जिसे कहते हैं कि कनेक्टिविटी इशू होगी। जनरल साहब, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो आपके जी, लिए। आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ, अभी आ रही है। सॉरी, बीच में सैफ। यस, कंटिन्यू, आपकी आवाज नहीं थोड़ी नहीं, चली गई। जी जी, बस नहीं, प्लीज फॉलो ऑन, आगे चलते हैं। जी। जनरल साहब, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। ये हमारे ऑडियंस में से हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है। हकदार बेसिकली उनका क्वेश्चन नहीं, आप समझ लें उनके ओपिनियन है, उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से जो है ना अपने वो शेयर करें। वो ये समझते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे जो पाकिस्तान के अंदर हम लोग हैं, हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए हम लोगों को जो है लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए। लॉकडाउन के ख़त्म होने से जिसे कहते हैं कि लोगों के मोराल वो थोड़े बढ़ जाएंगी, और अगर हम लॉकडाउन को जारी रखेंगे तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि हम जब लॉकडाउन ख़त्म कर दें तो फिर पॉवर्टी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से दहशतगर्दी भी बढ़ सकती है और करप्शन भी मुल्क में बढ़ सकती है हमारे। तो जनरल साहब, योर टेक ऑन दिस प्लीज। Thank you very much. Very pertinent question. देखिए, I wrote a blog also on this subject. मेरे यस। नज़दीक कोविड-19 ने बहुत सारी चीज़ों को टॉप्सी टर्वी कर दिया। हम्म। अब वो कंट्री जहाँ पे के those who lived in very very good healthy environment, disease free environment are more vulnerable to this disease, और जो हमारे जैसे लोग who have been living in disease ridden environment, we have better immunity, इसमें तो कोई शक नहीं है। एंड आई थिंक देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिनकी वजह से सो फार हमारे प्रोपोर्शंस उतने अलार्मिंग नहीं है जितने कि बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में है। नाउ इफ आई टॉक ऑफ बलूचिस्तान, देयर आर ओनली 1400 के लगभग केसेस हैं, वेयर अमेरिका में 24 आवर्स में 1400 से भी ज़्यादा, अराउंड 3000 भी डेथ्स हुई हैं। अल्लाह करे कि हम इसी तरह रहें और इससे मज़ीद ख़राब ना हो। The wish of the questioner has already been met. In the morning, I think there was a press conference by the Prime Minister, and the lockdown, I think there have been certain relaxations. There will have to be a balance, because एक तरफ तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर है, दूसरी तरफ हम कैजुअल भी बहुत हैं, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। और फेजेस में मेरा ख्याल है ये चीज़ें ड्रॉ डाउन करनी पड़ेंगी। बट आई फुली एग्री कि हमारे यहाँ मे बी, और वो एक मजाक भी लोग करते हैं कि ये पहली जो चाइना ने जो है ना वो कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बनाता है, तो मे बी अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ज़्यादा पोटेंट वायरस उसने बनाया और हमारे लिए इतना पोटेंट वायरस नहीं बनाया। बट अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह करे कि हम इससे मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएँ और ख़राबी की तरफ ना जाएँ। Complacency can lead us to bigger disaster. But I Yes. think there is already a relaxation in this lockdown because हम इस तरीके से नहीं रह सकेंगे। Thank you very much. थैंक यू। अच्छा, ये मैं अभी मक्सी साहब से क्वेश्चन पूछूंगा, दुरानी साहब, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आपने एक क्वेश्चन अपना करना है और फिर वो जो आप कह रहे थे कुछ पॉइंट्स आपने बताने, तो वो फिर आप अपने बता दें। ये क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन आया है सैफ ये डेरा बुगटी से, हमारे एक स्टूडेंट ही हैं अब्दुल खालिक बुगटी साहब, और प्रेजेंटली ही इज रिजाइडिंग इन डेरा बुगटी, और वो ये कहते हैं कि सर गरीब मर रहे हैं भूख से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया है गरीबों के लिए, बलूचिस्तान सिर्फ क्वेटा नहीं है। तो ये डेरा बुगटी से ये इन जिसे कहते हैं कि सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। तो आई वांट टू नो योर ओपिनियन मक्सी साहब अबाउट इट, दो आई नो दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट यू कैन टेल अस अबाउट योर ओपिनियन ऑन दिस। जी सर। मैं बिल्कुल बुगटी साहब से इत्तेफाक करके कहूँगा कि बलूचिस्तान सिर्फ क्वेटा नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। जितने भी इलाके हैं बलूचिस्तान के वो सब उतना ही हिस्सा है बलूचिस्तान का जितना क्वेटा है। बिकॉज द स्प्रेड ऑफ कोरोना का जो स्प्रेड का खतरा है वो जनरली अर्बन सेंटर्स में और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में ज्यादा है ओवरऑल। तो दैट इज वाई आपको ज्यादा प्रेवलेंस नजर आएगी कि कराची में क्या हो रहा है बनिस्बत इस पे के आई डोंट नो सम अदर रूरल एरिया ऑफ सिंध कि किस तरह उसका इम्पैक्ट आया है, या क्वेटा में किस तरह है बनिस्बत इस पे के बाकी बलूचिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं रूरल एरियाज है वहाँ क्या है। सिमिलरली पंजाब में भी आपको लाहौर, फैसलाबाद, बड़े जो शहर हैं उनके अलावा बाहर आपको इतनी न्यूज कवरेज नहीं मिलती, तो आपको नहीं पता चलता। जहां तक भूख मरने की बात है, आई थिंक जनरली जो हमारे पॉवर्टी इंडिकेटर्स हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है अक्रॉस द प्रोविंस। I don't think it is unique only to Dera Bukti. I think that prevalence is there in many parts of Balochistan. Unfortunately, Dera Bukti being also one of those parts. तो उसका कोरोना से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बनता, वो कोरोना से पहले भी था, कोरोना के दौरान भी आई एम श्योर मौजूद है, और होपफुली कोरोना के बाद थोड़ा कम हो जाए। गवर्नमेंट नीड टू वर्क ऑन दैट। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। जब तक हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं लाते, या बड़ा अच्छा मतलब इन द मीन वाइल हम कोई इस तरह के सोशल सेफ्टी नेट्स नहीं बनाते जो कि एटलीस्ट एक मिनिमम बेसिक लाइवलीहुड दे सके फैमिलीज को बलूचिस्तान में, तो तब तक ये इश्यूज रहेंगे। तो यस, मैं इनके साथ ये यकआवाज होकर जरूर मैं भी हुकूमत से यही कहूंगा कि क्वेटा बिल्कुल एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेंटर है, प्रोविंस का कैपिटल भी है, लेकिन ये है कि बाकी एरियाज को भी उतना ही तवज्जो देने की कोशिश जरूर करें। थैंक यू मक्सी साहब। दुरानी साहब, कमिंग बैक टू यू, तो पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, उस क्वेश्चन को आंसर करके फिर आगे आपने जो अपनी वो बात करनी है आप वो कर लें। और अभी एक हमारे स्टूडेंट ने थोड़ी सी फीडबैक ये भी दी है कि जी मैं अभी कलात से वापस आया हूँ, दानिश ने कहा है, तो कहते हैं कलात में भी हमारी सिचुएशन थोड़ी जो है ना वो पॉवर्टी के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो ग्रिम है। और दुरानी साहब, क्वेश्चन आपसे फिर जो है बाराम का क्वेश्चन है आपसे, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने तो अभी करंट सिचुएशन के लिए लोन तो अनाउंस कर दिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने लोन तो अनाउंस किए, लेकिन वो लोन के जो है ना वो जो पेपर वर्क है या जो वो प्रोसीजर है वो इतना जिसे कहते हैं कि हेक्टिक या लंबा है कि जिसकी वजह से वो बहुत से लोगों को कंफ्यूज भी करता है और कुछ लोगों को डिस्करेज भी करता है टू गो टुवर्ड्स अप्लाइंग फॉर अ लोन। तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। इसका मुख्तसर जवाब ये है कि देखिए ये जो लोन का इन्होंने निकाला था, ये हम लोगों ने अपना एक SME पे, शायद आपने भी याद है पढ़ा था मुझे अच्छी तरह,
कि वी हैड रिकमेंडेड कि आप लोगों को ये मौका दें कि 3 एरियाज में स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करें। वो एरियाज हमने कहे थे कि एक तो आप डायरेक्टली जो उनके तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं उनकी डायरेक्ट तनख्वाहें एक मद तक भरें, यानी कि 50% या डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें, बेशक ओनर को ना दें। दूसरा हमने ये कहा था कि उनकी जो बिजली के बिल, उनकी जो मिसाल दुकानदार है या उनकी जो फॉर एग्जांपल जहां वो किराया देते हैं किसी दुकान का, वो किराया डायरेक्टली या तो उसको वेव ऑफ कराया जाए थ्रू काइंड ऑफ सोशल जेस्चर, या फिर यह कि हुकूमत उस किराए के लिए। ये वो अगेन स्टेप्स हैं जो कि हमने रेकमेंड किए थे। नतीजतन उन्होंने फॉलो क्या किया, उन्होंने बांग्लादेश को फॉलो किया, लेकिन बांग्लादेश के भी उन्होंने मिसाल बहुत गलत रख। बांग्लादेश में उन्होंने शुरू में ये कहा था कि आप 2% पे 2 साल के लिए तमाम छोटी बिजनेसेस को और लोगों को कर्ज दे दें, जो लोग आसान एक साथ पे, और 2 साल में जिस तरह वो है वो तकरीबन आप उतना ही पैसा वापस करते हैं जितना आप लेते हैं इन रियल टाइम, रियल वैल्यू। तो वो जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेट बैंक में वाकई साहब ने 4% पे अनाउंस कर दिया, और उसके लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त टोटल अगर आप देखें तो जितना लेंडिंग है अगर उसमें, तो उसमें स्मॉल एंड बिजनेस जो एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर को 7% लेंडिंग है, तो उसमें से स्मॉल को कितनी होगी ये आपको खुद ही पता है, कोई लेंडिंग नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी कबाहत इसमें ये है कि पेपर वर्क नहीं, आप किसी बैंक के पास चले जाइए, वो आपसे सबसे पहले कोलैटरल मांगेगा। और ये बात अब हमाद अजहर को समझ आ गई, ये 2 हफ्ते पहले हमने फिर रेज की थी क्यू ब्लॉक में, और मेरे ख्याल में उनको ये समझ आया और वो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बैंक्स उनके हाथ में नहीं है। बैंक्स तो अपना काम करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, और जब 86% बैंक का पेपर हुकूमत ने लोन लिए में जो कि उनके काबू में, तो वो बैंक का को जरूरत ही नहीं पड़ती बैंक को कि वो इवन बिजनेस नीड के लिए आगे कहीं पैसा दे। तो इसलिए मैं फिर वापस में आ जाता हूँ कि ये जो बात है बैंकों के कर्जे की, उन्होंने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, इसका जवाब हुकूमत के हाथ में भी नहीं है और बैंक के हाथ में भी नहीं है। हुकूमत के हाथ में ये हो सकता है कि हुकूमत खुद, अगर जिस तरह मैंने कहा कोई बेसिक इनकम ट्रांसफर, जो आप देखिए पिछले दिनों नीदरलैंड में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, इटली में हुआ है, स्पेन में हुआ है, लोग उठे हैं सुबह, हर एक के अकाउंट में 1500 यूरो डाल दिया उन्होंने डायरेक्टली। तो ये मैंने हमेशा ये आज से 6 हफ्ते पहले से ये कहा है कि हुकूमत प्लीज ये बात समझे कि ये डॉक्यूमेंटेशन और लोगों को अपने मद में लाने का बेहतरीन मौका है कि आप उन्हें कहें आओ यार अकाउंट खुलवाओ या मोबाइल वॉलेट अकाउंट ही खोल लो और अपना एक सिर्फ आईडी कार्ड वेरीफाई करा लो और पैसे डलवा देंगे हम तुम्हारे अकाउंट में। इसी और ये हुकूमत बलूचिस्तान जैसे सूबे में ये इस तरह की यूनिवर्सल इनकम जो है, जिस तरह आई थिंक आई एम ग्लैड के मक्सी साहब रियलाइज्ड के इसमें कोई तफरका नहीं होता, वो ना कोई आपको टारगेटिंग का वो है, ये आपने हर एक को देना है। तो उसमें जो उससे नेट फायदा ये हो जाता है कि एक दफा लोग आपके फाइनेंशियल नेट में भी आ जाते हैं और फिर आइंदा आहिस्ता आहिस्ता आप वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको भी ला सकते हैं। दूसरी बात जो जहां तक जो आपने कहा था कि इसके बाद कुछ पॉइंट्स बता दीजिएगा, पॉइंट्स आई थिंक सारे डिस्कस हो गए। मैं सिर्फ 2 चीजें जो दोबारा से कहूंगा, एक तो ये है कि देखिए ये बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा अमेजिंग टाइम है, और आई थिंक मैं ऑडियंस को तो नहीं, बट जो लोग बलूचिस्तान से नहीं उनको याद कराऊं कि आधा पाकिस्तान है और उसमें 12 मिलियन लोग रहते हैं। तो यानी अगर आप ये देखिए कि इससे मिलती जुलती क्या चीजें, तो आपके ऊपर जो पूरा 600,000 का अफगानिस्तान है स्क्वायर किलोमीटर का, 400,000 का बलूचिस्तान है। अफगानिस्तान में मरते मरते भी है जो है 35 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 12 मिलियन लोग रहते हैं। तो बात यह है कि ये एक बड़ा अल्लाह की तरफ से एक दिया हुआ हमें सूबा है जो कि स्टैंडर्ड, और सरहदें देखिए ईरान विच इज अ चैलेंजिंग बॉर्डर, और ऊपर देखें तो आपके अफगानिस्तान अगेन अ चैलेंजिंग बॉर्डर। So I think from a political economy standpoint, और इस पे मैं दोनों जनरल साहब का भी व्यू लेना पसंद करूंगा और सैफुल्लाह साहब का भी, कि भाई ये ईरान को ले लीजिए, ईरान में एक हमें आई थिंक हमारा रिलेशनशिप न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ना चाहिए था, लेकिन गलती से जिस तरह हैंडल किया इवन आपकी हुकूमत ने, आपकी से मुराद बलोच हुकूमत ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हमने वहां से एक किस्म का दिखा दिया कि जी ये वायरस आया ही ईरान से। तो आई थिंक उससे एक इंटरनल फ्रेजिलिटी जो थी शिया सुन्नी डिवाइड की, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि अक्रॉस पाकिस्तान, उसको एक छोटा सा और धचका लगा है। तो आई थिंक दिस इज आल्सो अ टाइम टू रीसेट रिलेशनशिप्स ऑन दैट बॉर्डर। और वो जो हमारा सिस्टम था, अगर आपने हेल्थ शुरू करनी है तो पहला काम है कि आप अपने बॉर्डर्स ईरान के साथ इंप्रूव करें, और वहां पे क्योंकि वो हमारी ट्रांजिट ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। मैं 91 से 94 तक रोज राहदारी देके जाता था तफ्तान से क्रॉस जायदान चाय पीने, ऑब्वियसली वहाँ यूनिवर्सिटीज थी, हम अच्छे लोग देखने जाया करते थे, क्योंकि बलूचिस्तान में तो कुछ मिलता नहीं था उस वक्त। अच्छे लोग से मुराद मेरी ये नहीं कि बलूचिस्तान में सब अच्छे लोग हैं, लेकिन हम लोग नकुंडी में ठहरे हुए थे, तो आपको अंदाजा ही होगा कि वहां से। तो ये जो हमारा बॉर्डर, अगर आपने हेल्थ बनाना, तो दिस इज द टाइम टू रीडू द हेल्थ बॉर्डर, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, लोग दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू।
दूसरी चीज अगर हम अफगानिस्तान वाली साइड को देख लेते हैं तो अगेन तालिबान से रिलेशंस पोस्ट दोहा रीसेट हो रहे हैं। तो आपने कैसे, क्योंकि आपके साथ बड़े मजे का वहां पे कंधार लगता है, उरुज़गान, ये सारा इलाका आपके साथ लगता है जहां के तालिबान का गढ़ है, तो क्या हम ये बलोचिस्तान के जो बॉर्डर यानी चमन का रिलेशनशिप, तो मैं इसको देखता हूँ ट्रेड और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की उसमें कि हाउ डू वी इम्प्रूव दिस। यानी हमें शर्म आनी चाहिए थी कि हम यूएस से लाइटों के पैसे मांग के चमन चलाते हैं, जबकि अगर आप देखें तो ये मतलब एक किसी भी अमीर बलोची के बाएं हाथ का खेल है कि हम चमन की शक्ल बदल दें, वो पूरा जो बॉर्डर है। सो आई थिंक दिस इज द टाइम कि हेल्थ के बहाने जाएं, और वाइल वी वांट टू रिससिटेट ट्रेड, और इस वक्त हम एहसान भी कर सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान को हमारी जरूरत है, और दो ही तरह से हमारा माल जा सकता है, या हमारे थ्रू, बलोचिस्तान के थ्रू, या केपी के थ्रू। तो अब ये वो टाइम है कि यहाँ पे हेल्थ की मिरर और उसको दरवाजे को लेते हुए हम इस चीज के बारे में सीरियसली सोचें कि हमने ये अपने दो बॉर्डर्स और ज्यादा बॉर्डर पॉइंट्स कैसे खोलने हैं, और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज के बहाने हमने इन बॉर्डर्स को कैसे इंप्रूव करना है, ताकि पोस्ट कोविड जो है ये जो मेजर हमारी एक शारग है ट्रेड बलूचिस्तान की, वो बेहतर कैसे हो सकती है। दूसरी चीज जो मैं जिसपे बहुत जल्दी कि इस आई थिंक इट्स आल्सो टाइम टू रीथिंक गवादर, और मैं ये बड़े जो कहता हूँ ना प्रोवोकेटिवली कहना चाहता हूँ, और इस पर मैं चाहता हूँ कि आप बीसीपीपी जो है यू शुड एक्चुअली डू अ फुल सेमिनार, क्योंकि गवादर हमने ऐसे बनाने लग दिया जैसे अगला दुबई बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गवादर का स्पिल ओवर बलूचिस्तान में जीरो है। और बलूचिस्तान में लास्ट टाइम आपको याद है कि जब मैं गवादर गया हूँ इत्तेफाक से, हाँ ये मैं गया हूँ 2019 में, और फिर 17 आप लोगों के साथ भी गया था, आपको याद होगा। 17 जी में जी मैंने कहा था कि यार मैं गवादर आ रहा हूँ 2000 से लेके, उससे पहले 94 में आता था, 2002 का गवादर और उस वक्त का जब 17 में हम गए थे, मैंने उनको आपको इमेजेस दिखा सकता हूँ सैटेलाइट की, कोई फर्क नहीं है। आप मुझे 2 अस्पताल दिखा कर कहें जी बड़ी नई क्रेनें आ गई, पुरानी आपने इधर खड़ी कर दी। सो एक्चुअली गवादर जो था वो एक्चुअली फिशरीज और दाव इंडस्ट्री और उसकी जो लोकल कल्चर था, इट वाज मच बेटर इन 2002 देन आई सॉ व्हाट वाज हैपनिंग नाउ। सो आई थिंक दैट इट इज टाइम टू रिक्लेम गवादर एंड स्टार्ट रीथिंकिंग कि यार ट्रेड तो वैसे ही नीचे जा रहा है, ठीक है। और अभी आप अगर बहुत सी दुनिया में ये पढ़ें तो ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग को रीइंटरप्रेट किया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन होगी ऑन सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबलाइजेशन होगी ऑन इकोनॉमी, ऑन एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन होगी ऑन हेल्थ इश्यूज। बट ग्लोबलाइजेशन और ये जो बॉर्डर्स को, उसका नाम अब जो दुनिया वालों ने दिया, आप डैनी रॉड्रिक को पढ़ लें, आप किसी को पढ़ लें, उसको कहते हैं रीशोरिंग। तो रीशोरिंग का मतलब है कि चीजें वापस अपने मुल्क में लाना और अपने मुल्क में बनाना। तो रीशोरिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंटायरली फ्यूचर होगा, लेकिन आई थिंक रीशोरिंग को जरा सोचते हुए सोचना चाहिए कि बलूचिस्तान में और स्पेशली गवादर और पसनी और उन्मारा और ये हमारी कोस्ट लाइन का क्या है, और वी शुड गो बैक टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर फिशरीज, द aquaculture and everything, and then see what Balochistan can even feed Pakistan, that's enough, but you know that is not something we always think of. तो आई थिंक ये मैंने इस पर थोड़ा लंबा बात कर दी, लेकिन इस पर बहुत आई फील वेरी स्ट्रांगली बिकॉज बलूचिस्तान मेरे ख्याल में इतना मैं चला हुआ हूँ, आप रईसानी साहब से पूछ लें, असलम से, किसी से, मैंने वाकई सुबह चल के देखा हुआ है, तो मुझे इससे अच्छा खास लगाव है। और मैं ये, आप चाहे वंगू की पहाड़ी ले लें, कुछ ले लें, मुझे एक एक जगह का पता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वो सूबा है, बिकॉज आई हैव आल्सो डन 9 years इन अफगानिस्तान, कि आई फील कि हम अपना पोटेंशियल बलूचिस्तान का गलत तरफ लेके जा रहे हैं, हम एपिंग कर रहे हैं बजाय थिंकिंग के। थैंक यू। ओके ओके दुरानी साहब, आपने तो बलूचिस्तान बड़ा फिरा है तो आपको पंजगुर का भी पता होगा, ठीक है। और पंजगुर मेरा अपना गांव है, मैं भी पंजगुर से ही बिलोंग करता हूं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जिसे कहते हैं कि हमारी एक स्टूडेंट है मेहरबानो, तो वो पंजगुर से वो भी बिलोंग करती हैं। तो उनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमारे पंजगुर में अभी काफी सस्पेक्टेड, वहां पे एक पूरी फैमिली है जो सस्पेक्टेड है कि इनको कोविड-19 है शायद, और उन लोगों के अभी तक 1 हफ्ता मेरे ख्याल से गुजर गया, लेकिन उनके टेस्टिंग के लिए कोई उन्होंने तरीकाकार नहीं किया है। और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत फेयर कर रहे हैं इस चीज को कि जी हमारे यहाँ ये ज्यादा जिसे कहते हैं कि फैल नहीं जाए। तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारे प्रोविंस के अंदर बहुत ज्यादा। तो दुरानी साहब, आप अगर इन 1 और 2 लाइन सिर्फ हमें ये बता दें कि इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को हम जिसे कहते हैं कि किस तरीके से क्विकली एड्रेस कर सकते हैं। फुली तो एड्रेस नहीं हो सकते, लेकिन क्विकली ये कैसे एड्रेस हो सकते हैं? देखिए, ये जो स्ट्रक्चरल इशू है इसमें गवर्नेंस, जिसका आपने मक्सी साहब से पूछा था, तो उसमें अगर आप देख लें तो ये जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा, इनका सबसे पहला तो ये है कि ये अगर हमने आज से 6 हफ्ते पहले ये सबसे पहले कहा कि डोंट लेट दिस कोविड-19 बिकम अनदर एड्स
एपिडेमिक, क्योंकि एड्स में वो अछूत समझने लग गए थे। तो बात ये है कि ये इसका R0 जो है, यानी जो हम इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, इट्स लाइक अ सीजनल फ्लू। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, इसका थोड़ा एक लिहाज से डेंजरस भी है, एक लिहाज से नहीं भी। लेकिन जो भी ये है, ये बात किसी को नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है। और ये मैं आपको हतमी तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि रोज मैं 8 मुख्तलिफ व्यूज पढ़ता हूँ, वो 360 डिग्रीज डिफरेंट होते हैं। तो जनरल साहब ने जिस तरह बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस वक्त करनी चाहिए वो ये कि हुकूमत एक पैगाम दे कि यार ये हमारा ये अछूत नहीं है, इससे डील करना है। और दूसरी बात ये कि टेस्टिंग को घर पहुंचाना चाहिए, बजाय इसके कि आप टेस्ट करवाने आए। तो ये अगर पंजगुर में ऐसा कोई है, और पंजगुर आपको पता है कि ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इट्स इजी टू सेंड समबडी देयर एज अ एग्जांपल। तो मैं दूसरा उसका हाल ये है कि आप इसको सोशल मीडिया पे रेज करें, और जाम साहब शुड मेक एन एग्जांपल बाय सेंडिंग अ टेस्टिंग टीम देयर एंड रिलीजिंग द पीपल फ्रॉम दिस फियर। बिकॉज वो जो फियर है ना, वो और लोगों को वैसे ही बीमार कर देगा, बजाय इसके दिस होल थिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड और इस पे हम नहीं सोचते हैं। लेकिन आई थिंक वी नीड टू रियली डू गवर्नेंस अराउंड मैनेजिंग द फियर फैक्टर इन द पीपल। ठीक है, थैंक यू जनरल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, उसके बाद मैं एक जिसे कहते हैं कि राउंड अप करूंगा, क्लोजिंग, एंड देन वील टेक अ लीव, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ और 10 मिनट्स रह गए। तो जनरल साहब, ये क्वेश्चन है हमारे एक ऑडियंस के तकी का क्वेश्चन है। वो बेसिकली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से पॉलिसी या पॉइंट्स जो है गवर्नमेंट फोकस करे ईद से पहले, कि हम ईद अगर मनाना चाहते हैं उसको हम किस तरीके से बेटर मनाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आपकी नजर में? जी जनरल साहब। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। बीच में रिलैक्स टाइम आता है, मेरा स्लाउच इन माय चेयर, फिर आपको क्वेश्चन का बताते हैं तो मैं जिस तरह वो आर्मी में शन होते हैं उस तरह शन होकर बैठ जाता हूँ। जी जी। तो देखिए, एज फार एज पॉलिसी डोमेन इज कंसर्न्ड, पहली तो बात तो ये है कि आमिर जफर दुरानी भाई ने भी यही कहा कि वी शुड जनरेट होप। इट इज़ अ क्राइसिस अनडाउटेडली, लेकिन ये कि हर तरह के क्राइसिस आते हैं और चले जाते हैं, और उसमें फियर, पैनिक, इरेशनैलिटी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सेट इन नहीं होने देनी चाहिए। पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट इज, मैं समझता हूँ कि मैं तो अभी तक आई विल लाइक टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट द वे दे हैव मैनेज्ड दिस होल एपिसोड। हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया, दे सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ अ नी जर्क रिस्पॉन्स, जो हम भी कर सकते थे और हम भी उसी तरीके से वी कुड हैव फेस प्रॉब्लम्स। ईद के लिए तो मैं ये कहूँगा कि मोर देन द गवर्नमेंट वी शुड थिंक फॉर आवरसेल्व्स एज इंडिविजुअल, हमने क्या करना है। बड़ा खूबसूरत मैसेज आज मुझे किसी ने सुबह भेजा कि लेट्स सेलिब्रेट दिस ईद इन अ डिफरेंट वे। नो शॉपिंग, no new dress, no new shoes, rather feed a family, a feed number of families. I think हमें we will have to realize कि ईदें हमने बहुत गुजारी हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला गुजारेंगे। This is an ईद जिसके ऊपर हमारे responses have to be totally different. Fair enough. जी जनरल जी साहब, सॉरी, एक और हमारे ऑडियंस में मनम हुसैन है, वो भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग लोग ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे अभी नादरा के ऑफिसेज खोल दिए फेडरल गवर्नमेंट ने, वो ऑफिस तो खुल गए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो रही। तो इसके जिम्मेदार अवाम है या गवर्नमेंट है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसके ज़िम्मेदार अवाम हैं, बिकॉज़ मैंने शुरू में कहा था एक और क्वेश्चन की रिप्लाई में कि वी आर वेरी कैजुअल एंड वी आर वेरी केयरलेस। अब इसको you can attribute towards the faith also, you can attribute towards lack of education also, but हम somehow or the other हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। मैं सॉरी फॉर मेंशनिंग माय एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा कहता था कि हमारे सोल्जर्स भी जो है ना, उनको हमें एज अ लीडर बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। हम उनको हेलमेट देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो हेलमेट सीट के साथ रख के बैठ जाते हैं। हम उनको लाइफ जैकेट देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो लाइफ जैकेट पहनना पसंद नहीं करते। तो वी आर वेरी कैजुअल एंड केयरलेस। बहुत सारी ऐसे काम हम करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, बट स्टिल वी डू इट बिकॉज वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज इश्यूज। सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट हर लेवल पे कहाँ गवर्नमेंट एनफोर्स करेगी। अब गवर्नमेंट जो है वो मुनकर नकीर तो बन नहीं सकती कि दोनों मतलब एक इंडिविजुअल के कंधों में बैठ जाए और इंश्योर करे दैट ही फॉलोज द प्रोटोकॉल। आई थिंक इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ कहीं जिस किसी गैदरिंग में हम हैं,
अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि देयर आर 10 people standing there and they are not following social distancing, so I must step forward and request them very politely that it is in your interest, you must do it. So इसमें हम सबको we'll have to chip in our part rather than looking all the time towards the government that government should do this and government should do that. Thank you very much. थैंक यू। और सबसे पहले मैं एक दफ़ा अपने ऑडियंस को फिर से एक रिक्वेस्ट करूं कि ये मैंने अभी जो एक लिंक शेयर किया, ये हमारे सर्वे का लिंक है, जो कि हम उसके जो भी रिजल्ट आएगा वो हम फॉरवर्ड करेंगे गवर्नमेंट को। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग काइंडली इस सर्वे को सारे जाके फिल इन करें। ये चैट में मैंने अभी जिसे कहते हैं कि ये दिया है, और हमारे पास जिसे कहते हैं कि ये सेशन जो जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा हमारा इंटरेस्टिंग हुआ है, और ऑडियंस की पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा है ऑडियंस की तरफ से। और लेकिन हमारा टाइम कंस्ट्रेंट भी है, हमारे पास टाइम जिसे कहते हैं कि इतना ज्यादा है नहीं। तो उस के बावजूद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अभी मैं खुद जिसे कहते हैं कि आखिर में अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूं। उसके करने से पहले मैं मक्सी साहब से कहता हूं कि अगर उन्होंने कुछ ऐड करना है, या क्योंकि जनरल साहब ने अपनी बात कर ली, दुरानी ने साहब ने भी कर ली, मक्सी साहब कुछ कहना चाहते हैं, और शुड आई गो टुवर्ड्स माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स? थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं, आई थिंक यू कैन गो टुवर्ड योर रिमार्क्स। हम सबने जो भी कहना था हमने कह दिया हुआ है। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर गेटिंग अस ऑल टुगेदर एंड हैविंग अ वेरी comprehensive and an educative session for both the participants and the presenters. जी। So please carry on. Yes. तो थैंक यू। मैं पहले अपने इस जो भी प्रेजेंटर्स हैं, दुरानी साहब ने तो हमें जिसे कहते हैं कि निक ऑफ द टाइम ज्वाइन किया, और उन्होंने भी बहुत अच्छी जिसे कहते हैं कि हमें अपनी तरफ से इनपुट्स दिए। जनरल साहब और मक्सी साहब ने जिसे कहते हैं कि हमारे लिए टाइम निकाला, और उनका मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और इन सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल अपने ऑडियंस का हूँ, जिन्होंने टाइम निकाल के इधर आके जो है हमारी बातें सुनी और हमारे सामने उन्होंने क्वेश्चन रखा। ये हमारा सेशन अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी मेन रीजन जो है वो हमारे ऑडियंस ही हैं। मैं ऑडियंस से एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप ये जो सर्वे है इसको फिल इन करें, क्योंकि इस सर्वे को हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को प्रेजेंट करेंगे। उनमें जो क्वेश्चंस हैं आप जाके देखेंगे, हम उनको बताएंगे कि लोगों की थिंकिंग किस तरफ जा रही है। उसके बाद अभी यहाँ पे जिसे कहते हैं कि अफजल ने एक क्वेश्चन पूछा, और उसी तरीके से सना मैडम हैं, उनके भी जो थॉट्स हैं वो भी रिलेट करते हैं अफजल के क्वेश्चन के हवाले से। सारिम के भी जो क्वेश्चन हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, वो भी इसी चीज से रिलेट करता है। तो बेसिकली बात ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को जिस तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए, हम उसको उस तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रहे। और मेरी नजर में इसकी मेन वजह यह है, सबसे पहले तो बात यह है कि आप ये नहीं समझे कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है, ये थ्रू आउट द ग्लोब। यूरोप में यही चीजें हो रही हैं, अमेरिका में यही चीजें हो रही हैं, क्योंकि बेसिकली एक जब फेयर फैक्टर आ जाता है इंसान के अंदर, तो उसके बाद बीइंग ह्यूमन ये हमारी टेंडेंसी है कि हम डिफरेंट तरीके से उसके साथ कोप करते हैं। कुछ लोग कोप करते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके, कुछ लोग कोप करते हैं उसके साथ जिसे कहते हैं कि वो बगैर कोई प्रिकॉशंस लिए बगैर कर लेते हैं। कुछ लोग कोप करते हैं वो किसी और तरीके से अपने आप को वो चीजों में बिजी रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि जो हमें रिस्पॉन्सेज नजर आ रहे हैं, लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान जहां पे ये सब कुछ हो रहा है, हर जगह पे ये हो रहा है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमें जिसे कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहता हूं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय हम अगर इस फिनोमेना को सेल्फ केयर का नाम दे दें, और हम जब सेल्फ केयर करना शुरू करेंगे तो उसमें, और फिर हमने सेल्फ केयर इस वजह से करना है क्योंकि ये बीमारी मेरे वजह से किसी और को पकड़ सकती है। हमने केयर अपने बाप का करना है, अपनी माँ का करना है, अपने भाई का करना है, अपनी बहन का करना है, अपने बच्चे का करना है, और उसका केयर हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी जिसे कहते हैं कि केयर करें। तो ये बड़ी एक जरूरी चीज है, और इसमें हम सारों ने जिसे कहते हैं कि अपना रोल जो है अदा करना है। उसके बाद जिसे कहते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट ने ये भी फीडबैक वो दी है,
वो कहते हैं कि जी खुदकुशियां बहुत हो रही हैं, कलात में दानिश कह रहे हैं, और ये फिर वही बात आ जाती है कि कुछ टेंडेंसीज होती हैं ह्यूमन की कि वो जब फेयर बहुत बढ़ जाता है तो वो उससे भागने के लिए एस्केप वो यही समझते हैं कि शायद हम जो है हम इस तरफ चले जाएं। और इसका मेरी नजर में सबसे अच्छा हल जो है, मुझे अभी जिसे कहते हैं कि अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया कि मैंने गवर्नमेंट को एक एडवाइस पेपर जमा कराया अपनी थिंक टैंक की तरफ से, जिसमें मेरा एक सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि गवर्नमेंट सारी चीजें खुद से कर रही है और गवर्नमेंट थक जाएगी, अंडर परफॉर्म करेगी। तो गवर्नमेंट के लिए लाजमी है कि वो पार्टनरशिप्स में जाए, एनजीओस के साथ पार्टनरशिप में जाए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ पार्टनरशिप्स में जाए, प्राइवेट बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप्स में जाए, जिसकी एक्सपर्टीज जिस चीज में है वो उसी चीज के साथ उसको एंगेज करे। एक एनजीओ अगर वो डिसेबिलिटी को डील कर रहा है, आप उन्हें कहें डिसेबल लोगों को देखें। कोई प्रिजनर्स को डील कर रहा है, आप उन्हें कहें प्रिजनर्स को देख लें। कोई पॉवर्टी को डील कर रहा है, आप उनको कहें कि वो पॉवर्टी को देख लें। और इन सारी चीजों से भी ज्यादा जरूरी जो अभी हमारे लिए जो चीज है वो चीज ये है कि हमने एक कम्युनिटी एंगेजमेंट करनी है। और हमारे ये नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हमने कम्युनिटी एंगेजमेंट के अभी तक कोई तरीका डिवाइस नहीं किया है। जिस लेवल पे हम कम्युनिटी एंगेजमेंट अभी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं क्योंकि इस फील्ड में मेरी अपनी पीएचडी है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपना जो एक स्केल बनाते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट का, उस स्केल में जिस लेवल पे अभी हमारी गवर्नमेंट है, इसको हम मीडियम से लो लेवल ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं। ये जो वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये चीजें आपको पता है ये लो लेवल ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट है, ये मीडियम पे भी नहीं आता है। तो हमने अगर लोगों के फेयर को हमने किस तरीके से टैकल करना है, उनके सोशल इश्यूज को कैसे टैकल करना है, उसके लिए जरूरी है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंड दैट शुड बी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये होना चाहिए हमारा। और एंड पे अभी मैं आपको ये बता दूं कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो इंशाल्लाह 20 मई को होगा, जिसमें हम जिसे कहते हैं कि जो रिलीजियस एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स हैं कोविड-19 के, हम उसको हम डिस्कस करेंगे। वो 20 तारीख को होगा। जिन लोगों ने आज अटेंड किया है उनको ऑटोमेटिकली इसका इनविटेशन आ जाएगा, फिर बाकी जो इंटरेस्टेड होंगे हम उनको फर्दर जिसे कहते हैं कि एंगेज करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इन बिटवीन हम जो हैं दुरानी साहब के जिसे कहते हैं कि थिंक टैंक के साथ कुछ सेशंस हम रखेंगे अपने, जो कि हमारे सेशन पर्टिकुलरली दे विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ ये क्वेश्चंस पूछे थे कि इकोनॉमिकल इंप्लीकेशंस और उन चीजों के बारे में, तो वो हमारे जो आगे सेमिनार्स होंगे इंशाल्लाह, तो उनमें हम इन सारे इश्यूज को जिसे कहते हैं कि एड्रेस करेंगे। इसके बाद एट द एंड मैं अभी कंक्लूड करने लगा हूं, एंड आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी हु हैज टेकन पार्ट इन दिस वेबिनार और इसको सक्सेसफुल किया है। मैं अपनी ऑडियंस के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। इसी तरह मैं जनरल साहब का, जनरल समरेज का, दुरानी साहब का और मक्सी साहब का, क्योंकि मक्सी साहब जलमक्सी में बैठे हुए हैं, वहां पे कनेक्टिविटी के इशू होने के बावजूद भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें डेरा बुक्टी से ज्वाइन किया, पंजगूर से ज्वाइन किया, ऐसी जगहें जहां से ज्वाइन करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें ज्वाइन किया। उन सारों को मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहता हूं। और आई होप कि आप हमारे नेक्स्ट सेशन में भी इसी तरह आके जो है वो कंट्रीब्यूट करें। और एक दफा फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ये जो सर्वे मैंने दिया है, इस सर्वे को प्लीज आप जिसे कहते हैं कि फिल इन करें। एंड अभी अगर मेरे स्पीकर्स में से किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज से दैट, ताकि उसके बाद हम कंक्लूड करें सेशन को। बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू सर। और मैं तमाम बलूचिस्तान की बहनों और भाइयों को सलाम कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, Dr. Sadat and General Saab and all the participants. It was wonderful to be here, and let's do this again sometime. This is good. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया। I must congratulate you, Sadat. Excellent session. और इंशाल्लाह hope to do many more with you. Just to
बी कंसाइज। आपने जो कहा अगला सेशन हमारे साथ करेंगे, हम बलूचिस्तान की इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हम क्यू ब्लॉक पे छोड़ देते हैं, हम बलूचिस्तान के बारे में बात करना चाहिए। That would be indeed better. Thank you, sir. So, on this note, I'm ending this webinar session today, and I want to thank my audience once again. You have been a wonderful audience. Very actively you have participated, and I'm sorry कि कुछ लोगों ने कहा कि जी हम जो है कुछ बोलना चाहते हैं वॉइस के ऊपर से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब आप मोबाइल के ऊपर ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रिविलेज नहीं मिल सकता। अगर आपने कुछ बोलना है तो नेक्स्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ये कोशिश करें कि वो लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन इन करें, ताकि मैं उनको एक्सेस दे सकूं वॉइस के थ्रू, वो खुद अपने क्वेश्चन पूछ सकें। तो इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन 20th May for our next webinar. Thank you all. Goodbye and take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.